बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको व्याकरण की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और जिसमें मैंने भाषा से प्रारंभ किया है। तो मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में भाषा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके रूप यानी मौखिक और लिखित भाषा का जो रूप है वो मैंने समझाया था। साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि भाषा को मौखिक रूप को लिखित रूप में परिणत करने के लिए हमें एक लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। बिना लिपि चिन्हों की जानकारी के हम वर्णों तक नहीं पहुंच सकते। तो किसी भी बोली गई बात को स्थायी रूप देने के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता होगी और वो वर्ण हमारे जो होंगे वही हमें भाषा को लिखित रूप प्रदान करने में सहायता देते हैं, ये कहा गया है। तो इतनी बात मैंने आपको समझाई थी। तो आज मैं थोड़ा आपको हिंदी का महत्व भी समझा देती हूँ, फिर भाषा और बोली के साथ आगे बढ़ती हूँ। तो हिंदी का जो महत्व है, तो बच्चों आपको पता है कि हम हिंदी भाषी देश में रहते हैं, जो हमारी मुख्य भाषा है और लगभग सभी जगहों पर ये बोली जाती है, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, हरियाणा, हिंदी का प्रयोग राजस्थान सभी में की जाती है। एक आवश्यक बात आप जरूर याद कर लीजिए कि 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो बच्चों मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। आप इसको जरूर लिख लीजिए कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ। तो बहुत सारे जीके के प्रश्न में भी ये पूछा जाता है। साथ ही साथ इसी को हिंदी दिवस भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? हिंदी दिवस भी इसको कहते हैं। तो बहुत बार आपको जीके के प्रश्न में भी ये पूछा जा सकता है। हिंदी दिवस की तारीख पूछी जा सकती है, हिंदी दिवस क्यों कहा जाता है। तो इतना व्याकरण की चीज़ है, आपको जानना चाहिए, तो मैंने ये आपको बता दिया। तो हिंदी का ये बहुत बड़ा महत्व है कि अधिकांश क्षेत्रों में ये बोली और समझी जाती है और राजभाषा का दर्जा मिला। तो बहुत सारे कार्यालयी काम भी इसी से किए जाते हैं। तो ये हमारी राजभाषा है। अब भाषा और बोली का अंतर पहले बता दूं आपको, तो आपको यहाँ लिख देती हूँ भाषा और बोली। अब बोली का क्या मतलब होता है ये जान लीजिए। फिर भाषा तो आप जानते हैं कि अगर हमारी भाषा हिंदी है तो इस हिंदी भाषा में बहुत सारी बोलियां शामिल हैं और आपके कक्षा 7th के विद्यार्थियों को सिर्फ इतना जानना चाहिए कि भाषा हमारी हिंदी है, लेकिन जो अन्य बोलियां इसमें शामिल हैं उनमें तमाम भाषाओं के साथ वो जुड़ी हैं। अच्छा, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, वो अवधी में है। अब ये अवधी और ब्रज जो है वो आपकी बोली हो गई और भाषा कौन सी है? हिंदी है। कहने का तात्पर्य जो खड़ी बोली हिंदी है उसको हम हिंदी भाषा का दर्जा देते हैं या राजभाषा का दर्जा देते हैं, लेकिन जो उसमें क्षेत्रीय भाषा जुड़ी है, अब जैसे हम अगर बात करें अवधी की, अवधी भाषा जो होती है रामचरितमानस की है, रामचरितमानस। अब ये इसको हम कहते हैं अवधी भाषा की क्षेत्रीय भाषा होगी। इसको क्षेत्रीय भाषा न है, ये क्षेत्रीय भाषा, लेकिन इसी को हम कहते हैं बोली। यानी कि जो भाषा किसी क्षेत्र विशेष तक ही बोली जाए, समझी जाए, उसे हम बोली कहते हैं। तो ये चीज़ आपको जाननी चाहिए कि भाषा और बोली में क्या अंतर है।
भाषा एक विस्तृत स्थान की भाषा होती है और बोली क्षेत्र विशेष की होती है, छोटी जगह की होती है। 7-7, 8-8 कोस पे ऐसा माना जाता है कि बोली परिवर्तित हो जाती है। तो ये इसमें कहा गया है। तो भाषा और बोली मैंने आपको समझा दिया। तो भाषा और बोली का अंतर भी अब समझा दूँ आपको। ये तो मैंने सिर्फ बोलचाल में समझाया, मैं भाषा और बोली का अंतर आपको समझा देती हूँ कि भाषा का क्षेत्र, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और फिर बोली का रूप क्षेत्रीय होता है। यानी ये विस्तृत क्षेत्र या सीमित क्षेत्र, या सीमित भी लिख सकते हैं इसको। फिर आप लिख सकते हैं भाषा में साहित्य रचना होती है। बोली में भी आप साहित्य रचना होने लगी। भाषा में साहित्य रचना होती है, परंतु आजकल बोली में भी साहित्य रचा जाने लगा है और उसे साहित्य में स्थान प्राप्त है। तो मतलब पहले कहा जाता था कि भाषा में ही साहित्य रचना होती है, बोलियों में नहीं होती। लेकिन तुलसीदास जी की जो पुस्तक रामचरितमानस है वो बहुत जमाने पुरानी है और उसकी रचना क्षेत्रीय भाषा में, अवधी में हुई है। सूरसागर है, पुरातन काल की है और उसकी रचना ब्रज में हुई है। मीरा की तमाम साहित्य रचनाएं, लेकिन आज उसे भी मान्यता दी गई है कि मुख्य रूप से ये भी साहित्य का स्थान है। फिर उसके बाद भाषा में एक जो सबसे आवश्यक चीज है वो है क्या, भाषा में ही राजकाज या कार्यालय के काम किए जाते हैं। बोली में कार्यालय के काम नहीं होते हैं, ये पक्का है। बोली में कोई भी कार्यालय का कार्य नहीं होता। तो ये कहा गया है, ये विशेष अंतर है कि किसी भाषा में ही कार्यालयी कार्य होते हैं, बोली में कार्यालयी कार्य नहीं किए जाते। और भाषा विस्तृत क्षेत्र की होती है, बोली सीमित क्षेत्र की होती है। तो भाषा और साहित्य की बात अगर करें तो बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी। भाषा और साहित्य में ये है कि जो हमारी मुख्य भाषा होती है उसी में हमारा साहित्य होता है, चाहे वो गद्य साहित्य हो, चाहे वो पद्य साहित्य, यानी आपकी कविताएं हो, आपके निबंध हो या कहानियां हो, तो सारी चीज़ें हमारे मुख्य साहित्य में ही दिखेंगी। मुख्य साहित्य मतलब हमारी भाषा में वो सारी चीज़ें दिखेंगी, अन्य चीज़ों में ये हमें नहीं मिलती हैं। तो शिक्षित लोगों द्वारा अपनाया गया व्याकरण सम्मत भाषा का मानक भाषा कहलाती है। बहुत बार प्रश्न आता है कि मानक भाषा किसे कहते हैं। तो मानक भाषा भी बहुत बार पूछा जाता है कि मानक भाषा क्या है। तो आप इसकी परिभाषा समझ सकते हैं कि शिक्षित लोगों द्वारा अपनाया गया व्याकरण सम्मत, शिक्षित लोगों द्वारा अपनाई गई
व्याकरण सम्मत यानी व्याकरण से जुड़ी, व्याकरण से सही, व्याकरण सम्मत व्याकरण सम्मत भाषा का रूप जो होता है, भाषा का रूप ही मानक भाषा कहलाता है। यानी कभी आपको प्रश्न है कि मानक भाषा क्या है, भाषा और मानक भाषा में क्या अंतर है? तो देखिए, जब हम खड़ी बोली में बात करते हैं तो हम व्याकरण की चीज़ों को जोड़कर या व्याकरणिक दृष्टि से बिल्कुल वाक्य शुद्ध है कि नहीं इसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। लेकिन अगर लिखने की बात आती है तो लिखने में हमेशा हम ये कहते हैं कि व्याकरण की शुद्धता का ज्ञान होना चाहिए और लिखते समय उसे ध्यान में रखना चाहिए। तो वो हमारी मानक भाषा हुई, और ये बोलचाल की भाषा को सिर्फ हम खड़ी बोली भाषा कह सकते हैं और कुछ नहीं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें कराती हूँ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, तो इसको रब कर दूँ, फिर मैं आगे की चीज़ आपको बताऊँ। तो मैं इसको रब कर रही हूँ। हिंदी दिवस मैंने इसलिए आपको बता दिया कि बहुत बार जीके के प्रश्न में, बहुत बार आप क्विज वगैरह में कहीं भाग लेते हो तो ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। हिंदी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे जीके में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए पुस्तकों के नाम, रचनाएं, भाषा, रामचरितमानस की रचनाकार, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो चूंकि ये व्याकरण पढ़ा रहे थे तो उस समय ये चीज़ मुझे दिमाग में कि घर कर गई, तो मैंने सोचा कि बता दो। अब इतनी सारी आपको ज़रूरी जानकारी मैंने दे दी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि किसी भी भाषा को, मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ, किसी भी भाषा को के मौखिक रूप को अगर लिखित रूप प्रदान करना है तो लिपि की जानकारी होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि लिपि क्या है, तो मैं यहाँ हेडिंग बदल रही हूँ, भाषा के साथ साथ अब मैं यहाँ लिपि भी जोड़ दे रही हूँ। लिपि, ये पहला ही पाठ आपका है, क्रम से चल रही हूँ। अब प्रश्न उठता है कि लिपि क्या है। लिपि, तो मैंने इसको बता दिया, लिख दिया हेडिंग। अब आपको बता दूं कि जो मैंने बोर्ड पर लिखा यही मेरी लिपि है। अगर मुझे लिपि ज्ञान नहीं होता तो मुझे वर्ण नहीं आते, और वर्ण नहीं आते तो मैं यहाँ पर बोर्ड पे जो लिख रही हूँ वो लेखन की क्षमता मेरे अंदर ना होती। सिर्फ बोलने, ये जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ ये तो मेरी मौखिक भाषा है, लेकिन मैंने बोर्ड पर लिपि लिखा, व्याकरण लिखा, क्रिया लिखा, या आपको भाषा लिखा, भाषा की अभी इतनी सारी चीज़ें लिखी, वो मेरी लिखित भाषा हो गई। तो लिखित भाषा को, मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिन लिपि चिन्हों की हमें आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लिपि कहते हैं। यानी लेखन चिन्ह, जिन लेखन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लिपि कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा भी लिख देती हूँ, फिर आपको बाकी चीज़ें भी समझाऊंगी। तो आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि मौखिक ध्वनियों, या मौखिक भाषा भी लिख सकते हैं, मौखिक भाषा को लिखित रूप, मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने मैंने ऐसे बना दिया क्योंकि लिखने के समय दिखाई नहीं दे रहा था। लिखित रूप प्रदान करने के लिए, लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित जिन लेखन चिन्ह, मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए लेखन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। लेखन चिन्हों की आवश्यकता
पढ़ती है, पढ़ती है। यही लेखन, यही लेखन चिन्ह लिपि, लिपि कहलाते हैं। यानी लिपि क्या है? लेखन चिन्ह है। अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो आप परीक्षा में इसे इतना भी लिख सकते हैं कि लिपि चिन्ह किसे कह, लिपि क्या है तो आप दीजिए लेखन चिन्हों को लिपि कहते हैं। इतने से भी आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाना चाहिए कि लेखन चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब कितनी भाषाओं की लिपियां देवनागरी हैं वो मैं आपको बता दूं कि हिंदी, हिंदी, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेपाली, मराठी, इतनी भाषाओं के हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, इतनी भाषा की, इतनी भाषा की लिपि, लिपि देवनागरी है, देवनागरी है, देवनागरी है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर उर्दू की लिपि जो है वो फारसी है, उर्दू की लिपि फारसी, उर्दू की लिपि फारसी, और अंग्रेजी की रोमन, अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी, पंजाबी की लिपि, पंजाबी की लिपि गुरमुखी। तो आपको प्रायः प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि किस भाषा की लिपि या देवनागरी जो सबसे अधिक भाषा की लिपि है वो आपको जानना चाहिए। तो आप याद कर लीजिए कि हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी ये 4 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। तो इनके बोलने, इनके लिखने, आपको बोलने पर ये समझ में आएंगी। लिखने में वर्णों के आकार में परिवर्तन जरूर है मगर ये बोलने पे पूरी स्पष्ट होती हैं, समझ में आती हैं। तो बहुत आसानी से मिलती जुलती सी भाषाएं, नेपाली बोलने पर वो आपको समझ में आएगी। कहने का मतलब कि उसकी जो लिपि है उसी से उसके वर्ण बने हैं। तो लेखन चिन्हों का आकार थोड़ा फर्क होगा लेकिन मिलता जुलता होगा। तो ये 4 बातें भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब जो सबसे आवश्यक चीज़ है कि हिंदी की लिपि क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और इसे लिपि, हिंदी की लिपि की बात करें तो हिंदी की लिपि जो है, हिंदी हमारे देश की सबसे प्रिय भाषा में से है और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है, वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक लिपि, कई बार प्रश्न आता है कि हिंदी को वैज्ञानिक लिपि का आधार क्यों कहते हैं। तो इसमें आपके प्रश्न का उत्तर है कि ये एक वैज्ञानिक लिपि है। इसको जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, जैसे बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसे हिंदी में हम बोलने और लिखने में अंतर होता है, बहुत बार PUT पुट लेकिन BUT बट हो जाता है। तो इसमें अंतर है, लेकिन इसको जैसे हम बोलते हैं ठीक वैसा ही लिखते हैं। अगर एक ही मात्रा है तो सब में एक ही मात्रा ऊपर ही होगी और उसका उच्चारण भी हम ए ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक जगह हम PUT पुट कहें और दूसरी जगह BUT बट कहें। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। तो इसके बाद का जो टॉपिक आ रहा है वो है व्याकरण। तो मुझे लग रहा है कि हाँ दिखाई देगा। अब देखिए, हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, यानी भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण ही उस भाषा को बिल्कुल शुद्ध बनाता है। तो वास्तव में व्याकरण क्या है? एक नियम पर चलना ही व्याकरण है।
तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसके व्याकरण की आवश्यकता होती है। एक नियम बनाए जाते हैं और उसके एक निश्चित और मान्य नियम होते हैं। उन नियमों पे चलना ही व्याकरण कहलाता है। यानी भाषा के इन नियमों के संग्रह को हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण का मतलब किसी भी, मैं थोड़ा सा लिख दूं, किसी भी भाषा की शुद्धता में व्याकरण का बहुत योगदान है। व्याकरण का बहुत योगदान है। व्याकरण का तात्पर्य है, व्याकरण का तात्पर्य है नियम पर बनाई गई भाषा। नियम पर यानी किसी निश्चित नियम पर बनाई गई जो भाषा होता है उसे कहते हैं। और इन नियमों का संग्रह व्याकरण है। जैसे मैं यहाँ व्याकरण पढ़ा रही हूँ, व्याकरण है तो है क्या व्याकरण? व्याकरण है कि हमें आपको बताना होगा कि भाषा के ये नियम है। मौखिक भाषा का ये नियम है, लिखित भाषा का ये नियम है, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। तो जो नियम है वो है इसी को, क्योंकि व्याकरण में हम इधर उधर नहीं कर सकते। तो इन नियमों का जो संग्रह है वही व्याकरण है। आज सही में पूछा जाए किसी भी भाषा की शुद्धता के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है और इनको हम संग्रहित करके एक स्थान पे करें तो वो सारी चीज़ें जो होती है व्याकरण कहलाने लगती हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि व्याकरण है। अब हम इतना रब कर दें तब ऊपर से लिखना शुरू करें। तो इसको रब कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, तो मैं आगे बढ़ूं। समझ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं रब करने चल रही हूँ। अब किसी भी भाषा को हम बोलने में चाहे उसका कैसे भी प्रयोग कर लें, लेकिन लेखन में उसकी शुद्धता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। लेखन की शुद्धता न होने पर हम उसे किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं कर सकते। अब व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग हैं। यहाँ हेडिंग बदल के साफ जोड़ देती हूँ। व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग हैं। यानी इस व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग हैं और इन्हीं तीनों भागों के तमाम तरह के नियमों को इकट्ठा एक जगह रख दिया जाए तो वो व्याकरण कहलाता है। तो इसके तीनों भागों से ही पूरा व्याकरण निर्मित है। तो इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। यानी जो व्याकरण है वो व्याकरण इन्हीं तीनों चीजों पर आधारित है। यानी अगर हमको हम ये बोल भी जो रहे हैं, अगर हमको वर्ण का ज्ञान होगा तो हम शब्द बनाएंगे। यानी क्रम कैसे जुड़ा है? 1 2 3। पहले हम वर्ण जानेंगे, वर्ण में हम स्वर। देखिए मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ जैसे किसी भी भाषा के लिए कैसे बनता है। सबसे पहले वर्ण का ज्ञान होता है, मौखिक हो जाता है, मौखिक बोलते हैं, लिपि के माध्यम से लिखित बना लेते हैं, तो वर्ण ज्ञान हो गया। अब इन वर्णों से क्या करते हैं? वर्णों का मेल करते हैं, वर्णों का मेल करते हैं, आपस में मिलाते हैं, क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। अब शब्द बन गया,
और इसको लिखित रूप प्रदान करेंगे तो लिखित भाषा बन जाएगी। लिखित शब्द से लिखित भाषा कैसे होगी। अब देखिए फिर यहाँ और आगे बढ़े, क्या हुआ, शब्दों का मेल हुआ, शब्दों का मेल बना, मेल वाक्य बन गया। तो किस तरीके से मौखिक भाषा वर्णों में मिली, वर्णों से फिर शब्द बने, लेकिन लिखित भाषा बनाने के लिए इस शब्दों के मेल में सार्थकता होनी चाहिए। शब्दों को व्याकरण के नियम से ही जोड़ा जाता है। यानी व्याकरण के नियम से ही जब आप लिखेंगे तो ही वो शब्द जो है वास्तव में पद बनेगा, पद कहलाएगा, या उसको ये कह सकते हैं वाक्य बनेगा। हम तोड़ मरोड़ के 50 शब्दों को इकट्ठा एक जगह लिख दें, वो वाक्य नहीं होगा, और वाक्य नहीं होगा व्याकरण के नियम से तो वो भाषा नहीं हो सकती। बोलचाल में हम कुछ भी कह दें, राम खाना खा, लेकिन अगर लिखने की बात हम कहेंगे नहीं ये वाक्य अशुद्ध है, राम खाना खाता है या राम खाना खाओ। तो दोनों तरह से हमको शुद्धता ध्यान में रखनी होगी। तो मैंने इसको ऐसे ही संक्षेप में कैसे ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, एक के बाद एक विकसित होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई भाषा नहीं होती है। इस वर्णों के पूर्व, इसके पूर्व का स्थान क्या था, ध्वनि। अब ये ध्वनि ही जो रहती है दो हिस्सों में बढ़ जाती है, स्वर बन जाता है और व्यंजन बन जाता है। तो क्या है वर्ण विचार, यही तो है कि वर्ण विचार है क्या, कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके पास कोई अपनी भाषा नहीं होती, और इस भाषा के बदले में वो क्या करता है, जन्म लेते ही रोना, भूख के लिए रोना, या कपड़े खराब, दो ही स्थिति तो बच्चों की उस समय होती है, या तो वो कपड़े गीले करता है तो रोता है, या तो उसे भूख लगती है तो रोता है। बाकी समय तो उसके पास कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि उसे उठा दो, घुमा दो, टहला दो, खिला दो आदि कहेगा। तो दोनों तो ये उसकी ध्वनि है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 3 महीने का होता है उसके मुंह से स्वर फूटने लगते हैं, और रोने की ध्वनि के साथ स्वर सुनाई पड़ने लगते हैं, आ ओ जैसे शब्द जो बिना व्यंजन की सहायता के निकलते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं फिर आपको स्वर में परिणित होती है। फिर अब 4थे और 5वें महीने के पर आपको ये स्वर बहुत स्पष्ट हो जाएंगे, और अब इसके बाद 6ठे महीने से व्यंजन बनने लगता है। आप बच्चे के मुंह पर रोने की ध्वनि के समय भी अगर थप 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 करके मुंह पर हाथ लगाएंगे तो देखिए उसके स्वर कितनी जल्दी निकलते हैं। जो बच्चे कम बोल पाते हैं उनको क्या किया जाता है, स्पीच थेरेपी जैसे चिकित्सक से जोड़कर उसकी भाषा को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो हम उसके मुंह के अभ्यासकार एक्सरसाइज को बढ़ा के उसे वर्णों का ज्ञान देते हैं, और फिर वो धीरे धीरे उसके अंदर भी विकसित हो जाती है। तो अगर एक निश्चित समय पर हमें अपनी भाषा का सही रूप नहीं मिला तो हमें एक स्पीच थेरेपिस्ट से मिलके बच्चे को उस भाषा का ज्ञान देने के लिए उसके संपर्क में रखना चाहिए, ताकि वो बच्चे को प्रभाव डाले और अपनी भाषा को समझा सके। तो कैसे स्वर जन्म लेते हैं, फिर वो वर्ण से व्यंजन बनते हैं, फिर हम पहले स्वर जोड़ते हैं, फिर व्यंजन जोड़ते हैं, फिर तीसरा क्रम आ जाता है स्वर और व्यंजन जोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या था, स्वर प्लस स्वर, यानी स्वर ही जुड़ते हैं आपस में, फिर व्यंजन प्लस व्यंजन जुड़ जाते हैं, जैसे मम। अब बच्चा मम बोलता है कि मम उसकी माँ के लिए भी हो सकता है, ये मम उसके पानी के लिए भी हो सकता है विभिन्न रूप में। लेकिन फिर क्या होता है, स्वर और व्यंजन जुड़ने लगते हैं, स्वर प्लस व्यंजन, तो ये जुड़ने लगते हैं, या व्यंजन प्लस स्वर, ये जुड़ने लगते हैं। ऐसे करते करते ये क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। फिर इसके अगला क्रम आता है कि जब वो दो शब्द को जोड़ के वाक्य बनाने लगता है, मम 2
अब मम दो मतलब पानी दो। अब बच्चे ने इतनी बात अपनी समझा दी कि मम दो, अब उसका एक सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया। तो ऐसे ऐसे करते करते शब्द बनने लगते हैं। तो ये बहुत ही सामान्य जानकारी है, लेकिन बहुत व्याकरणिक जानकारी है जिसे हम सबको जानना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि इसका निर्माण, ये जो व्याकरण के तीनों अंग है, यही हमें अब आगे के पाठों में पढ़ना है। आगे के पाठों में हम एक एक करके आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, यानी वर्ण, शब्द और वाक्य आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम सीधे वर्ण, उसके परिभाषा, उसके भेद, उसकी संख्या आदि आपको बताएंगे। तो आज की इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।